Hello everyone, welcome to the Diligent Learners. In this video, I will be covering the topic Making of the Indian Constitution, which is the second chapter of Indian Polity by Laxmikanth. So I generally use a lot of learning aids and memory connections in order to help you learn the information easily. Okay? So first of all, we'll just look at the important timeline related to the Constituent Assembly. 1906 May, the first idea of Constituent Assembly came into being because Swaraj was demanded, है ना? In the Swadeshi movement, Swaraj was demanded, so वो basically उसको हम ऐसे कर सकते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अर्लीस्ट आइडिया था. ठीक है. Then 1934 में the idea of constituent assembly was put forward explicitly by M.N. Roy. ठीक है. So M.N. Roy was a communist leader who had put forth this idea and he was the first person to do so. फिर 1935 में for the first time the Congress had officially demanded a constituent assembly. Then later on 1940 में ऑगस्ट ऑफर केम, है ना. तो ऑगस्ट ऑफर में द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल. ठीक है. तो इसको हम लर्न कैसे करेंगे. ऑगस्ट ऑफर का जो ए है और एक्सेप्टेड का भी ए, दीज कैन बी लिंक्ड. ठीक है. तो ऑगस्ट ऑफर में डिमांड वाज एक्सेप्टेड. ठीक है. नेक्स्ट है क्रिप्स प्रपोजल. क्रिप्स प्रपोजल केम इन 1942. ठीक है. इसमें क्या हुआ था. इसमें बेसिकली द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एक्सेप्टेड, हाउएवर मुस्लिम लीग हैड रिजेक्टेड दिस प्रपोजल. ठीक है. तो इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग. क्रिप्स प्रपोजल. क्रिप राइम्स विद क्रिब. क्रिबिंग करने से राइम करता है ना. तो क्रिब करना मतलब कि ऐसे कमियाँ निकालना और वही ऐसे चिड़चिड़ा कमियाँ निकालने को ही बोलते हैं क्रिबिंग करना. तो आप ऐसे लर्न कर लीजिए कि मुस्लिम लीग वर्स क्रिबिंग अबाउट द क्रिप्स प्रपोजल. ठीक है. तो वैसे लर्न हो जाएगा. देन 1946 में द कैबिनेट मिशन केम. दे पुट forth a scheme for the constituent assembly which more or less satisfied the Muslim League. ठीक है. तो कैबिनेट मिशन प्लान उन्होंने कर लिया था, तो दे वर सेटिस्फाइड विद इट. देन नवंबर 1946 में द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इम्पॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं. इम्पॉर्टेंट डेट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट इज कंसिडर्ड टू बी 9th December 1946. ठीक है. इसमें क्या हुआ था. फर्स्ट सिटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक प्लेस एंड हाउएवर मुस्लिम लीग हैड बॉयकॉटेड दिस सिटिंग. ठीक है. तो इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग. 9 दिसंबर है ना, तो 9 से न्यू लिंक राइम तो नहीं, मतलब सिमिलर है ना, न्यू और 9. ठीक है. तो 9 न्यू मतलब न्यू हाउस बिगैन ऑन 9th December 1946. ठीक है. देन फिर 11th December 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट. ठीक है. तो उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी प्रेजिडेंट बना दिया गया. लेटर ऑन, लेटर तो नहीं, जो टेम्प्रेरी चेयरमैन थे इट वॉज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. So he was the oldest member and he had become the temporary chairman. ठीक है. तो इनको कैसे लर्न करेंगे हम लोग. सच्चिदानंद सिन्हा है ना, ओल्डेस्ट मेंबर है. तो हमें ऐसे मैंने एक लिंक बनाया है कि ओल्ड लोग, जो ओल्ड पीपल होते हैं, दे यूजुअली स्पीक द ट्रूथ. ठीक है. तो उससे लर्न कर लो कि सच से सच्चिदानंद सिन्हा है ना, एंड ही वॉज द ओल्डेस्ट मेंबर एंड ही हैड बिकम द टेम्पररी चेयरमैन. नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट्स वर ऑल्सो इलेक्टेड. सो कौन कौन थे. एक तो H.C. मुखर्जी और एक थे V.T. कृष्णामाचारी. ठीक है. तो 11 दिसंबर को एक तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एंड ऑल्सो द वाइस प्रेसिडेंट्स वर ऑल्सो इलेक्टेड, दैट वॉज H.C. मुखर्जी एंड V.T. कृष्णामाचारी. तो इनको हम लर्न कैसे करेंगे. 11 दिसंबर जो डेट है उसको लर्न करने के लिए देखो 11 पिलर्स जैसे लगता है ना देखने में, है ना, 2 पिलर्स खड़े हैं वैसे दिखता है. सो देयरफॉर स्टेबल पिलर्स ऑफ
लीडर्स वर अपॉइंटेड ऑन 11th दिसंबर। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट लीडर्स होते हैं जैसे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, दे एक्ट एज पिलर्स। ठीक है, तो 11th दिसंबर को पिलर्स, जो इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, उनको इलेक्ट किया था ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, और फिर हम लोग नाम कैसे लर्न करेंगे? राजेंद्र प्रसाद का तो आपको ऐसे लर्न हो जाएगा, वो इनफैक्ट बाद में हमारे पूरे इंडिया के भी प्रेसिडेंट, ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, वैसे करके लर्न हो जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट्स के नाम क्या क्या है? H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णामाचारी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो इनको लर्न करने के लिए HV से लर्न कर लो, है ना। सो दीज वर वेरी हैवी पर्सनल, मतलब बड़े पर्सनालिटीज़ थे, तो उसको आप हैवी पर्सनालिटीज़ से लिंक करके लर्न कर सकते हैं। हैवी से HV हो जाएगा, H से H.C. मुखर्जी और V से V.T. कृष्णामाचारी। ठीक है, तो ऐसे यू कैन लर्न दिस, हैवी पर्सनालिटीज़ वर इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट डेट है 13th दिसंबर 1946। सो 13 दिसंबर 1946 को दी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग? 13 जो फिगर है, इट लुक्स लाइक स्पेक्टिकल्स। ठीक है, तो स्पेक्स जैसे दिखता है ना 13, ऐसे टेढ़े बड़े हुए स्पेक्स जैसे दिखता है। ठीक है, तो उसको हम लोग therefore we can link it with objective resolutions, because एक objective resolution क्या देता था? एक vision देता है हमें कि कैसा होना चाहिए हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया, और कॉन्स्टिट्यूशन कैसा दिखना चाहिए। दैट इज़ व्हाट द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन गिव्स, इट गिव्स अ विजन। ठीक है, तो विजन और आप 13 को स्पेक्टिकल्स को लिंक कर सकते हो। सो 13 दिसंबर को विजन पता चला था हमें, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, देन वी हैव 22 जनवरी 1947। इस डेट पे द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड। ठीक है, तो इसको हम लोग वही लर्न करने के लिए ऐसे कर सकते हैं कि 13 दिसंबर को इंट्रोड्यूस किया था, देन आफ्टर 1 month एंड 9 days लेटर दी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज फाइनली अडॉप्टेड। ठीक है, उस पर डिस्कशन वगैरह करने के बाद में दे अडॉप्टेड इट। ठीक है, और वैसे ऐसे लर्न हो जाएगा कि 22 जनवरी कब है? 1 month 9 days लेटर, 13 दिसंबर के। ठीक है, वैसे नहीं लर्न हो रहा है तो देखो 22 के जो 2 और 2 है, दे लुक लाइक 2 टिक्स, है ना, 2 टिक्स जैसा दिखता है, तो टिक मतलब अप्रूव हो गया था। ठीक है, अडॉप्ट हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट है 22 जुलाई 1947। तो इस डेट पे क्या हुआ था? द नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट। सो इसमें जो 2 और 2 है और जो J है, देखो 2 फ्लैग जैसा दिख रहा है ना, जो डिजिट है। ठीक है, वैसे लर्न कर सकते हैं कि 2 फ्लैग्स पड़े हैं यहाँ पे, और जो जुलाई का J है, J लुक्स लाइक अ फ्लैग का पोल। फ्लैग पोल मतलब जिसके ऊपर फ्लैग लगा होता है ना, ये फ्लैग पोल बोलते हैं। तो J फ्लैग के पोल जैसा दिख रहा है, जुलाई का J, और जुलाई का L भी फ्लैग पोल जैसा दिख रहा है ना, और जो 2 और 2 है वो भी फ्लैग्स जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, सो यू कैन लिंक दिस एंड लर्न दिस वे कि 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड। ठीक है, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू 15 अगस्त 1947। तब क्या हुआ था? ट्रांसफ़र ऑफ, ये तो पता है हमको, ट्रांसफ़र ऑफ पावर established the dominions of India and Pakistan. Pakistan का dominion was established on 14th August 1947, whereas that of India was established on 15th August 1947. ठीक है, नेक्स्ट है मई 1949। मई 1949 को क्या हुआ था? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड रैटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप इन द कॉमनवेल्थ। ठीक है, कॉमनवेल्थ आपको पता होगा, इट इज़ बेसिकली अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है वो, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज विच वर अर्लियर अंडर द ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, अभी तो सारे दे हैव बिकम इंडिपेंडेंट, पर जो भी कंट्रीज विच वर अर्लियर अंडर द ब्रिटिश क्राउन, वो है कॉमनवेल्थ नेशंस। ठीक है, सो इंडिया बिकेम अ पार्ट ऑफ द कॉमन,
gained the membership in May 1949. ठीक है, तो रिपब्लिक बनने से थोड़े मतलब उसके पिछले साल 1950 में हम लोग रिपब्लिक बने, उससे पहले हम लोग 1949 में कॉमनवेल्थ के पार्ट बन गए थे। ठीक है, सो इंटरनेशनल पोजीशन वाज फिक्स्ड बिफोर वी बिकेम अ रिपब्लिक। ठीक है, ये लर्न करने के लिए मैंने दिया है कि 1949 में वी बिकेम अ पार्ट ऑफ द CWG, सॉरी कॉमनवेल्थ। और मे लर्न करने के लिए कैसे कर सकते हैं हम लोग? CWG जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं वो जनरली समर्स में होते हैं, जैसे अभी इस साल भी है 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स, दे आर इन जुलाई। ठीक है, तो मे मतलब समर्स में होते हैं, तो आप मे अज्यूम कर लो कि मे के अराउंड भी होते होंगे, है ना? सो उससे लर्न हो जाएगा मे 1949, मतलब मे समर्स में होते हैं CWG कॉमनवेल्थ गेम्स, और 1949 मतलब एक साल पहले, रिपब्लिक बनने से एक साल पहले। ठीक है, और इस साल कहाँ पे है वैसे कॉमनवेल्थ गेम्स? ग्लासगो स्कॉटलैंड में है। ठीक है, ये ऐसे जनरल नॉलेज। देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, 26 नवंबर 1949. So you might be knowing this constitution was adopted on this date, है ना? ठीक है, और फिर 24 जनवरी, देखो 26 नवंबर 1949 को इट वाज पार्शली इनैक्टेड, और फुल इनैक्टमेंट कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और अडॉप्ट भी कर लिया था 26 नवंबर को ही 1949 को। ठीक है, देन नेक्स्ट डेट दिया है 24 जनवरी 1950, दैट इज़ 2 days बिफोर द रिपब्लिक डे। तो इस दिन क्या क्या हुआ था? एक तो जो नेशनल सॉन्ग है और नेशनल एंथम है दैट वाज अडॉप्टेड। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको हम लर्न कैसे करेंगे? इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं कि देखो 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे था, तो उस दिन पूरा परेड वगैरह होनी थी। सो वी डिडंट हैव अ सॉन्ग और एन एंथम टू सिंग ऑन दैट डे, तो 2 दिन पहले उन्होंने एक नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, तो लास्ट मिनट रश करके लर्न कर सकते हैं आप कि 2 दिन पहले ही एक नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम अडॉप्ट करा हमने। ठीक है, सिमिलरली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज ऑल्सो इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 24 जनवरी। ठीक है, तो वो इसको भी वैसे ही लर्न कर लो आप लोग। देखो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे परेड होती है, सो चीफ गेस्ट इज जनरली द प्राइम मिनिस्टर, सॉरी द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट तब था ही नहीं, है ना? तो 2 दिन पहले उन्होंने इलेक्ट कर लिया प्रेसिडेंट को, ताकि 26 जनवरी का परेड अटेंड कर सकें। ठीक है, बस ये लर्न करने के लिए मैं बोल रही हूँ। नेक्स्ट दिया है द फाइनल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज ऑल्सो हेल्ड ऑन 24 जनवरी 1950, and the Constituent Assembly continued as the Provisional Parliament of India until the formation of the new Parliament in May 1952. ठीक है, इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद में द न्यू पार्लियामेंट वॉज फॉर्म्ड, और अप टिल 1952 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इटसेल्फ कंटिन्यूड एज द प्रोविजनल पार्लियामेंट। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एक और फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। ब्योहर राम मनोहर सिन्हा, ये जो थे, ही हैड गिवन, जो प्रियम्बल है ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, ही हैड गिवन अ लॉट ऑफ, मतलब ही हैड डेकोरेटेड द प्रियम्बल वेरी नाइसली। ठीक है, सो उन्होंने जो मार्जिन पे देयर वर अ लॉट ऑफ मोटिव्स व्हिच ही पुट, ऐसे लोटस, पीकॉक, इन सब ये सिंबल्स का एक बढ़िया सा मार्जिन बनाया था प्रियम्बल का। यू माइट हैव सीन दैट इन इवन जो NCERT बुक्स हैं उनमें शुरू शुरू में दिया होता है प्रियम्बल, है ना? As it has been printed in the Constitution of India, so it has a lot of decoration and motifs. ठीक है, so this was done by ब्योहर राम मनोहर सिन्हा। ठीक है, तो इनको लर्न कैसे करेंगे हम लोग? हर से, मतलब देखो क्या लिखा क्या है इसमें, ब्योहर राम मनोहर सिन्हा गेव द प्रियम्बल इट्स ब्यूटिफुल आर्ट वर्क। ठीक है, इंस्पायर्ड बाय हिज विजिट्स टू अजंता, अलोरा, सांची, महाबलीपुरम। ठीक है, सो ही यूज्ड मोटिव्स लाइक लोटस, पीकॉक, mythical symbols to connect the Constitution of India with its long cultural tradition. ठीक है, तो इन्हें लर्न करने के लिए हर से लर्न कर लेंगे हम लोग।
ब्योहर राम मनोहर सिन्हा, मतलब जो हर जगह जहाँ पे भी वो गए उसके कुछ कुछ चीज़ें ही हैड इनकॉर्पोरेटेड इन द आर्ट वर्क विच ही पुट ऑन द प्रियम्बल। ठीक है, जैसे वो अजंता गए तो उसका भी ही हैज़ पुट सर्टन इमेजेस, फिर एलोरा महाबलीपुरम के भी इमेजेस इनकॉर्पोरेट करें। ठीक है, सो हर जगह जहाँ पे भी वो गए ही हैड इनकॉर्पोरेटेड दोज इमेजेस इनटू द डेकोरेशन ऑन द प्रियम्बल। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस। सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस कब करे थे, वही हमने अभी पढ़ा। दे वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन 13 दिसंबर 1946 बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, एंड दे वर फाइनली अडॉप्टेड ऑन 22 जनवरी 1947। So objective resolution basically contain the fundamentals and philosophy of the constitutional structure। ठीक है, तो उसमें वही सब जेनरिक है बिल्कुल। इंडिया इज़ टू बी सोवरेन एंड इंडिपेंडेंट ये दिया है। फिर एडवांसमेंट ऑफ पीस एंड वेलबींग के बारे में दिया है। प्रोटेक्शन फॉर अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस, ethnicities and minority groups। फिर फाउंडेशन, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द फाउंडेशन फॉर इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशंस प्रियम्बल। ठीक है, उसका फाउंडेशन कंसिडर करते हैं इसको। देन सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में दिया है, इवन प्रियम्बल में भी ये दिया है ना। देन पीपल विल बी अ सोर्स ऑफ पावर, ऐसे भी दिया है। तो इवन इन प्रियम्बल वी द पीपल करके शुरू होता है ना, सो प्रियम्बल में भी वही सिमिलर चीज़ है। फिर लिबर्टी ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज, अगेन दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्रियम्बल। ठीक है, सो इट ऑल्सो डिक्लेयर्ड इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब हुआ था, 1946 में ही इट वॉज इंट्रोड्यूस, 13 दिसंबर 1946 में, एंड इट वॉज पास्ड इन 22 जनवरी 1947। स्टिल मतलब हमें इंडिपेंडेंस कब मिली थी, 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, वेर एज दिस वॉज अडॉप्टेड वे बिफोर, है ना। ये कब अडॉप्ट हो गया था, दिस वॉज अडॉप्टेड ऑन 22 जनवरी 1947 एंड इंट्रोड्यूस कब करा था, 13 दिसंबर 1946। ठीक है, डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट उसमें इंडिया वॉज कंसिडर्ड टू बी एन इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक। ठीक है, तो आप ये याद रखना कि इवन इफ हमें इंडिपेंडेंस तो बाद में मिली थी, बट स्टिल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस में क्या दिया है, इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक। ठीक है, देन यूनियन ऑफ टेरिटरीज के बारे में दिया था उसमें, इट इंक्लूड्स ब्रिटिश इंडिया, इंडियन स्टेट्स एंड टेरिटरीज विच वर विलिंग टू ज्वाइन। ठीक है, देन ऑटोनॉमी क्या दिया था, टेरिटरीज रिटेन स्टेटस एज ऑटोनोमस यूनिट्स विद रेसिडुअल पावर्स एक्सेप्ट दोज विच आर असाइंड टू द यूनियन। ठीक है, ऑटोनॉमी के बारे में ये दिया है। ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो सवाल क्या पूछेंगे, एग्ज़ाम्स में क्या क्वेश्चन आ जाएगा कि ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है हमारा पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन में विच प्रोमोट्स रेसिडुअरी पावर्स टू द स्टेट्स। तो रेसिडुअरी पावर्स स्टेट वैसे तो सारे सेंटर के पास होते हैं, है ना। इवन GOI 1935 के अंडर और अभी भी जो हमारे यूनियन लिस्ट शेड्यूल 7 है उसके अंडर भी ऑल द रेसिडुअरी पावर्स शुड बी विद द सेंटर। बट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस में ऐसे दिया हुआ था कि जो टेरिटरीज हैं उनके पास रहेंगी रेसिडुअरी पावर्स। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ऐसा सवाल ऐसे कुछ भी ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट था जिसमें रेसिडुअरी पावर्स वर गिवन टू द स्टेट। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ऐसे लिखा हुआ था, दिस हैड नो लीगल रैमिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है पीपल्स अथॉरिटी, ऑल पावर डिराइव्स फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये तो उसमें भी है, प्रियम्बल में भी है। फिर जस्टिस एंड इक्वालिटी, इट गारंटीज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। फिर माइनॉरिटी सेफ गार्ड्स, देवर प्रोविजंस फॉर माइनॉरिटीज एंड बैकवर्ड क्लासेस एज वेल। और फिर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के बारे में दिया है, सोवरेन राइट्स ऑन लैंड, सी एंड एयर वर मेंटेन्ड।
देन आफ्टर दैट ग्लोबल कंट्रीब्यूशन के बारे में दिया है. इट asserted its commitment to world peace and welfare. ठीक है. फिर the preamble of the constitution is a modified version of the objective resolution. ठीक है. So this fact is also important. नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं स्पेसिफिक इंसाइट्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेट क्या थी, व्हेन वाज इट कॉन्स्टिट्यूटेड? इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन इन नवंबर 1946. ठीक है. सो इट वाज फॉर्म्ड अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान, है ना. और बाकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो तो हमने यहाँ पढ़ लिए हैं कि फर्स्ट सिटिंग कब हुआ था, 9 दिसंबर को, और ये सब है ना. बाकी देख लेते हैं कॉम्पोजिशन क्या क्या था उसका. So it was composed of representatives from diverse sections of Indian society, including Hindus, Muslims, Sikhs, and ये सब है ना, Anglo-Indians, Parsi, सब लोग थे उसमें. And women from these sections were also included. ठीक है. So it had a very diverse representation. नेक्स्ट है वोटिंग मेथड क्या था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट करने का. व्हाट वाज द वोटिंग मेथड विच वाज इन्वॉल्व्ड, है ना. तो इसमें क्या दिया है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट फॉर प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन. और जो प्रिंसली स्टेट्स की जो रिप्रेजेंटेशन थी वो नॉमिनेशन के बेसिस पे थी. इसका मतलब क्या हुआ, जैसे राज्यसभा का इलेक्शन होता है ना आजकल, समवॉट सिमिलर मेथड में. दिस इज ओनली अ लर्निंग कनेक्शन विच आई एम गिविंग यू. देखो जैसे राज्यसभा का आजकल इलेक्शन होता है, उसमें क्या होता है, बेसिकली जो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं स्टेट के, दे इलेक्ट द मेंबर्स टू द राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स, है ना. एंड वोटिंग का व्हाट इज द प्रोसीजर, इट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, है ना. तो सिमिलर थिंग वाज फॉलोड हियर एज वेल फॉर इलेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है. वेराज जो प्रिंसली स्टेट्स के जो मेंबर्स थे, दे वर नॉमिनेटेड बाय प्रिंसली स्टेट्स के हेड्स. ठीक है. तो ये लर्न हो जाएगा आपको. फिर है नोटेबल एब्सेंस किसकी थी यहाँ पे, महात्मा गांधी वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Even though he was one of the most prominent personalities who was responsible for the Indian national movement, he was not a part of the, he was not a member of the constituent assembly. ठीक है. और उसके बाद में एक और है, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको 93 सीट्स वर एलोकेटेड टू देम. हाउएवर most of these seats remained unfulfilled because they had opted out of becoming a part of the constituent assembly. ठीक है. उनको चाहिए था कि अपना ही हमें चाहिए, हमें तो अपना कंट्री चाहिए, ऐसे बोल रहे थे वो. However, afterwards Sardar Vallabhbhai Patel had played a major role in convincing them to become a part of the Indian Union. ठीक है. तो पहले तो वो लोग ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी नेम नॉमिनेशंस को भेज रहे थे. ठीक है. देन है स्ट्रेंथ. टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे, 389 मेंबर्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है. 296 वर देयर फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया और 93 वर फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स. ठीक है. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेट्रिक. और फिर ब्रिटिश इंडिया का भी जो डिवीजन है वो यहाँ पे दिया है. देखो 292 मेंबर्स वर फ्रॉम 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस और 4 मेंबर्स थे चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस के. ठीक है. तो इसको लर्न कर लेते हैं. 389 और 292 तो आपको ऐसे याद हो जाएगा. देखो ये वाला 389 मेंबर्स, दिस इज़ वेरी commonly known fact, so I do not think that you require any learning connection to learn this. Similarly 296 कितने थे, ब्रिटिश इंडिया से लोग थे, है ना. और उस 296 में से भी ये था 292 प्लस 4. सो 292 थे 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस के और 4 बचे हुए थे, दे वर फ्रॉम चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस. ठीक है. सिमिलरली नहीं, आगे 93 वर फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स. ठीक है. तो ये 4-5 बार पढ़ना पड़ेगा. दिस इज हाईली फैक्चुअल, है ना. 4-5 बार पढ़ के यू विल बी एबल टू रिमेंबर दिस प्रॉपरली. ठीक है. फिर सीट एलोकेशन देख लेते हैं. सीट्स वर एलोकेटेड इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन. सो 1 सीट वॉज गिवन टू
1 मिलियन पर मिलियन पीपल, तो 10 लाख लोगों के लिए एक सीट मिलती थी। ठीक है, सो 1 सीट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड 10 लाख पीपल। ठीक है, सो seats for each British province were divided amongst 3 communities. Again, this is very important: Muslims, Sikhs and General। ठीक है, तो जनरल में वो हिंदूज और बाकी सारे लोग आ जाएंगे, क्रिश्चियन वगैरह सब लोग को एक ही जनरल में डाला था। और दो दूसरे कौन से थे, एक तो मुस्लिम्स थे, दीज वर द मतलब लार्जेस्ट माइनॉरिटी बोल सकते हैं मुस्लिम्स को। ठीक है, और फिर सिख्स थे और देन जनरल भी था। ठीक है, नेक्स्ट है मेंबर्स कौन कौन है। देखो, सिख आर नॉट अ वेरी लार्ज माइनॉरिटी, स्टिल दे वर गिवन, मतलब उनको भी अलग से रिप्रेजेंट किया गया था। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। तो लर्न कैसे करेंगे, सिक्स का जो एस है और सीट एलोकेशन का एस दे आर कॉमन, वैसे करके कर लो। मुस्लिम्स का तो बनता है, दे वर द लार्जेस्ट माइनॉरिटी, एंड जनरल में वही सारा पूरा मेजॉरिटी, दैट इज़ हिंदूज अलॉन्ग विद वेरी स्मॉल माइनॉरिटीज़ लाइक पारसीज, एंग्लो इंडियंस, वो सब जनरल में आ गए थे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं मेंबर्स। सो मेंबर्स वो पार्टली इलेक्टेड, वो यहाँ पे जो बताया था PR, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एंड दे वर ऑल्सो पार्टली नॉमिनेटेड बाय हेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, एंड मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबली मेंबर्स। वही जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जैसे अभी होता है, अभी के जो राज्यसभा का इलेक्शन होता है, वैसे सिमिलर इलेक्शन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स का। ठीक है, नेक्स्ट है की फैक्ट्स देख लेते हैं हम लोग। सो टोटल नंबर ऑफ सेशंस कितने हुए थे, देयर वर ओनली 11 सेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो इसको लर्न वही और बाकी भी देख लेते हैं, देन वी लर्न ऑल ऑफ दीज फिगर्स टुगेदर। टोटल नंबर ऑफ सेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर 11। ठीक है, और ड्यूरेशन क्या था, ड्यूरेशन विद इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फॉर्म्ड, इट इज़ 2 years 11 months and 18 days। ठीक है, और टोटल एक्सपेंडिचर कितना लगा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, 64 लाख रुपीज़। ठीक है, और सिंबल क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, एलिफेंट मानते हैं। एलिफेंट वॉज अडॉप्टेड एज द सील एंड इट वॉज द सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, सो नाउ वी लर्न द फिगर्स हियर। सो टोटल कितने सेशंस हुए थे, 11 सेशंस हुए थे, तो इसको आप उससे लिंक कर लो कि किसी क्रिकेट टीम में हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर, 11 प्लेयर्स थे होते हैं, है ना। सो वैसे लिंक कर लो कि कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड लाइक अ टीम एफर्ट। ठीक है, तो क्रिकेट टीम एफर्ट और 11 वैसे लिंक करके लर्न कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट हमको ड्यूरेशन लर्न करना है, इट इज़ 2 years 11 months and 18 days। ठीक है, तो 2 years के लिए वही 2 प्लस, हाँ देखो क्या होगा, 2 years और जो 11 months और 11, ये इससे तो लिंक हो ही जाएगा 11 प्लेयर्स से, है ना। सो इट विल बी ईजी टू रिमेंबर 11 months। 2 years और 18 days का अगर 2 प्लस इसके जो डिजिट्स हैं उनको अगर हम ऐड करेंगे ना, 2 + 1 + 8, तो फिर से 11 आता है। ठीक है, तो अगेन वो एक क्रिकेट टीम के नंबर ऑफ प्लेयर्स से आपको लर्न हो जाएगा। एक तो ये वाला 11 भी क्रिकेट टीम के नंबर ऑफ प्लेयर्स, और यहाँ पे भी 2 + 1 + 8 अगेन 11 आता है। ठीक है, तो वैसे लर्न हो जाएगा। सिमिलरली टोटल एक्सपेंडिचर, इसको आप वैसे लिंक कर लो कि 64 लाख रुपीज़ में पूरे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। वेराज अभी इफ़ यू लुक एट प्रेजेंट डे मार्केट्स, 64 lakhs में तो अच्छा सा फ्लैट भी नहीं आता है आजकल। ठीक है, सो यूजुअली गोज अप टिल 1 crore और सो, है ना। तो 64 lakhs में फ्लैट वगैरह भी अच्छे बड़ा घर नहीं मिल पाता है इतना, है ना। इन मेजर सिटीज़ इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वेरी स्मॉल सम, वेयर 64 lakhs में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था हमारा, है ना। अगर ऐसे नहीं लर्न करना है तो यू कैन जस्ट ऐड द डिजिट्स के 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। सो 10 इज़ अगेन 1 लेस दैन 11, तो 11 वही क्रिकेट टीम, है ना। तो क्रिकेट टीम को यूज़ करके आप इसको लर्न कर लो कि की फैक्ट्स को। ठीक है,
नेक्स्ट वी लुक एट द मेजर अचीवमेंट्स। नहीं, इसको पहले देख लेते हैं। चेंजेस बाय इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। सो इन ये हमने वी हैड रेड अबाउट दिस इन अ प्रीवियस वीडियो, है ना। इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। उससे चेंजेस क्या क्या हुए थे? फर्स्ट ऑफ ऑल, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकेम अ फुली सॉवरेन बॉडी। ठीक है, once this was enacted, the constituent assembly became a fully sovereign body. नेक्स्ट है उसकी डुअल फंक्शंस मिल गए उसको। एक एक तो इट वाज अ लेजिस्लेटिव बॉडी एंड देन इट वाज आल्सो कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी तो वही जो पहले थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसका फंक्शन था टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। वेर एज लेजिस्लेटिव बॉडी का फंक्शन था डे टू डे लेजिस्लेशंस और लॉज बनाना, है ना। So when it was meeting as a constituent body, it was being presided by डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और जब लेजिस्लेटिव बॉडी जैसे मीट कर रही थी, देन इट वाज बीइंग प्रिसाइडेड बाय जीवी मावलांकर। ठीक है, और इनको लर्न कैसे करेंगे? राजेंद्र प्रसाद का तो मैंने आपको लर्न करा ही दिया था कि ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, है ना, ऑफ द कंट्री ऑल्सो, एंड ही वाज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, और जीवी मावलांकर में देखो एल है ना, उनके नाम में एल है, इसको हम लेजिस्लेटिव के एल से लिंक करके लर्न कर सकते हैं। ठीक है, वो हो जाएगा। फिर फर्स्ट पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकेम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया, है ना। वो हमने अभी पहले ही पढ़ा था कि जब तक इलेक्शन नहीं हुए थे, टिल देन इट एक्टेड एज द प्रोविजनल पार्लियामेंट, ये पढ़ा था हमने, है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्टेड एज द प्रोविजनल पार्लियामेंट अप टिल मे 1952 व्हेन द न्यू पार्लियामेंट केम इनटू बीइंग। ठीक है, तो दिस इज अगेन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और अगेन इसका मेंबरशिप देख लेते हैं। हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा था कि 389 मेंबर्स थे, ये पढ़ा था। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स वो 389, वेर इन 296 वर फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया, 93 वर फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, तो 296 का भी फर्दर डिवीजन क्या दिया था? 292 प्लस 4, 292 वर फ्रॉम 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस एंड 4 वर फ्रॉम चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस। ठीक है, हाउएवर आफ्टर द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 पार्टीशन हो गया था, है ना। सो पाकिस्तान के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, दे गॉट रिड्यूस्ड। ठीक है, तो मुस्लिम लीग हट गई, तो वो भी हट गए, है ना। सो ओनली 299 मेंबर्स रिमेंड। ठीक है, सो आफ्टर इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देर वर ओनली 299 मेंबर्स। ठीक है, तो उनके कितने मेंबर्स निकल गए यहाँ से? 90 मेंबर्स वर, 90 है ना, हाँ 90 मेंबर्स थे मुस्लिम लीग के, वो हट गए। ठीक है, सो अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो हट के उनका अपना पाकिस्तान को उन्होंने बना लिया होगा कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसमें चले गए थे। ठीक है, नेक्स्ट ये सब इग्नोर दिस, वील रीड दिस ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड नॉट रोल आउट, हाँ ठीक है, it did not roll out of any printing press. It was hand typed line by प्रेम बहारी नरेंद्र रायज़ादा। ठीक है, सो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, इट हैज़ नॉट बीन प्रिंटेड बट रादर इट हैज़ बीन रिटन, एंड इट वाज रिटन लाइन बाय प्रेम बहारी नरेंद्र रायज़ादा। ठीक है, तो इनको नाम कैसे लर्न करेंगे हम लोग? प्रेम, प्रेम से ऐसे आप इमेजिन करिए कि वो ऐसे लविंगली पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिख रहे हैं अच्छी सी कर्सिव हैंड राइटिंग में। ठीक है, वैसे करके आप लर्न कर सकते हैं कि ही लविंगली मतलब प्रेम से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पूरा लिखा, बैठ के हैंड टाइप करा। ठीक है, सो अगेन दिस इज एन इम्पॉर्टेंट नेम। यू माइट बी वंडरिंग कि ऐसे यूपीएससी में तो पूछते नहीं है इतना फैक्चुअल, बट आजकल इफ़ यू लुक एट द रीसेंट ट्रेंड्स, अभी पिछले 1-2 साल से दे हैव स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस लाइक दैट, लाइक द क्वेश्चन विच आर आस्क्ड इन स्टेट पीएससी एग्जाम्स। ठीक है, सो 1-2 क्वेश्चन भी अगर ऐसा हुआ ना, यू शुड नॉट बी लूजिंग आउट ऑन दोज मार्क्स। ठीक है, सो going through these minute facts is also very important even for UPSC। ठीक है,
क्योंकि न्यू पैटर्न जैसे भी शिफ्ट होते जा रहा है, उसमें फैक्चुअल पे भी काफ़ी ध्यान दे रहे हैं वो लोग। स्टेट पीएससी जैसे जैसे उन्होंने आर्टिकल 109 के बारे में पूछ लिया था, है ना। हमें हमें ज़्यादातर टीचर्स क्या बोलते हैं कि डू नॉट डू आर्टिकल्स, मतलब आर्टिकल नंबर वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यूपीएससी आस्क्स वेरी एनालिटिकल क्वेश्चंस, ठीक है। बट स्टिल 2024 में ये पूछ लिया था कि आर्टिकल 109 में क्या दिया है ना। सो बेसिकली बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस भी उन्होंने पूछना स्टार्ट कर दिया है, स्टेट पीएससी टाइप के, है ना। सो यू शुड नो ईच एंड एवरी फैक्ट, ठीक है। जितना एटलीस्ट द नंबर ऑफ फैक्ट्स विच आर गिवन इन द बेसिक बुक्स लाइक लक्ष्मीकांत, दैट यू शुड बी नोइंग प्रॉपरली, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट वट एवर यू डू इन mock tests and also the previous year questions, all of that you should be knowing, ठीक है। सो ये लर्न हो गया हमको प्रेम बिहारी नरेंद्र रायजादा। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं की पर्सनल कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर BN राव करके एक थे, ही वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, BN राव वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। इनका नाम कैसे लर्न करेंगे हम लोग, राव। राव किससे लिंक होता है, राय से, है ना। देखो या तो रॉ से कर लो, नहीं तो राय, वो अपनी राय देते थे। राय हिंदी वर्ड है ना, किसी को अपनी राय देना, है ना, तो एडवाइस करना किसी को, ठीक है। तो वैसे लिंक करके कर सकते हैं कि ही वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र एंड वो काफ़ी राय देते थे, ठीक है। वैसे नहीं हो रहा है तो BN राव को वैसे लर्न कर लो, राय मतलब रॉ, राव राव रॉ से लिंक कर सकते हैं ना, इट इज़ सिमिलर टू द वर्ड रॉ, है ना। सो रॉ ड्राफ्ट बनाने में, रॉ ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र प्लेड अ मेजर रोल, ठीक है। सो दिस इज़ अ बेटर लिंकेज अकॉर्डिंग टू मी, राय से, है ना, एडवाइस देना, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सो हमने इनका पहले ही पढ़ लिया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वॉज द ओल्डेस्ट मेंबर एंड ही वॉज इलेक्टेड एज द टेम्पररी प्रेजिडेंट ऑफ द असेंबली फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस, ठीक है। सो हमने इनका लर्न कैसे किया था, सच्चिदानंद सिन्हा मतलब ओल्ड पीपल जनरली स्पीक द ट्रूथ करके हमने करा था कि ओल्ड है वो, सबसे ओल्ड थे वो, एंड दे जनरली स्पीक द ट्रूथ, तो सच्चिदानंद सिन्हा वैसे लर्न किया था। देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो पता है हमें, ही वॉज इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ द असेंबली। Similarly, both H.C. Mukherjee and V.T. Krishnamachari were also elected as the vice presidents of the assembly. We have already learned this fact in the earlier slide, ठीक है। तो इसको हमने कैसे लर्न करा है, राजेंद्र प्रसाद को तो पता ही है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो ही बिकेम, ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही वॉज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। और क्या दिया है यहाँ पे, हाँ, H.C. मुखर्जी और V.T. का कृष्णामाचारी को हमने हैवी पर्सनालिटी करके लर्न किया था, H और V, है ना। तो हैवी का HV, हैवी पर्सनालिटी मतलब बड़े पर्सनालिटीज़ थे वो काफ़ी, एंड दे वर अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट्स। कब अपॉइंट किया था इन सब लोगों को, 11 पिलर से हमने लर्न किया था ना, 11 दिसंबर को 1946, ठीक है। नेक्स्ट है HVR अयंगर। सो HVR अयंगर वॉज द सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, है ना। और इनको हम कैसे लर्न करेंगे, अयंगर, एंगर, एंगर से राइम हो रहा है ना। वैसे आप इमेजिन करिए कि कोई सेक्रेटरी बैठे हैं और वो बिल्कुल गुस्से में काम कर रहे हैं, ही इज़ वर्किंग इन एंगर, ठीक है। सेक्रेटरी वैसे लर्न हो जाएगा, ठीक है आपको, कि ऐसे एंग्री सा कोई सेक्रेटरी बैठ के काम कर रहा है, ठीक है। HVR अयंगर। देन SN मुखर्जी, ही वॉज द चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ड्राफ्ट्समैन का काम क्या होता है, बेसिकली डॉक्यूमेंट्स को कलेक्शन और ये सब डॉक्यूमेंट रिलेटेड स्टफ उनका काम रहता है ना, डॉक्यूमेंटेशन करना, ये सब काम होता है, ठीक है। तो SN मुखर्जी, तो कैसे लिंक करेंगे हम लोग, S से स्क्रिप्ट लिंक कर लो और नोट्स, तो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कुछ भी है ना, वो स्क्रिप्ट्स, नोट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स से हम लिंक कर सकते हैं ना।
तो वो इनका काम था। एस एन मुखर्जी स्क्रिप्ट नोट्स, डॉक्यूमेंटेशन और चीफ ड्राफ्ट्समैन थे वो। ठीक है, तो ये मैंने कुछ मेमोरी कनेक्शंस दे दिया आपको। देन वी कैन गो टू नंदलाल बोस एंड बी आर सिन्हा। ठीक है, तो नंदलाल बोस, बोस किससे राइम, देखो पहले इनका देख लेते हैं। दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेकोरेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जो मोटिव्स और कुछ कुछ बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट वाज डन बाय नंदलाल बोस एंड बी आर सिन्हा। अभी आप याद करना, लिखा किसने था, हैंड रिटन, हाथ से किसने लिखा था, प्रेम बिहारी नरेन रायजादा ने। और प्रियम्बल पे जो मोटिव्स थे वो किसने दिए थे, दे वर गिवन बाय ब्योहर राम मनोहर सिन्हा। ठीक है, हर जगहों की उन्होंने मोटिव्स दिए हुए थे, हर से हमने लर्न करा था। ठीक है, तो सिमिलरली नेक्स्ट जो दिया है यहाँ पे प्रियम्बल के जो डेकोरेशन था वो तो ब्योहर राम मनोहर जी ने किया था। वेराज बाकी का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका डेकोरेशन वाज डन बाय नंदलाल बोस एंड बी आर सिन्हा। तो इसको हम कैसे लर्न करेंगे, नंदलाल बोस, बोस राइम्स विद रोज। ठीक है, तो रोज जैसे उन्होंने फिगरीन्स बना, ऐसे ही बस आप इमेजिन करिए कि रोज टाइप के मोटिव्स बना दिए थे उन्होंने। और बी आर सिन्हा, बी आर से बॉर्डर आप लिंक कर सकते हैं ना, तो उन्होंने काफ़ी सुंदर बॉर्डर्स बना दिए थे, कॉन्स्टिट्यूशन के जो पेजेस थे उनमें काफ़ी सुंदर सुंदर बॉर्डर्स बना दिए थे। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ दे डेकोरेटेड। ऐसे ही लर्न करने के लिए मैंने बताया आपको नंदलाल बोस एंड बी आर सिन्हा। नेक्स्ट है हिंदी कैलीग्राफी। ठीक है, तो वो किसने किया था, वसंत कृष्ण वैद्य, एंड इट वाज इल्यूमिनेटेड बाय नंदलाल बोस। नंदलाल बोस तो हमने पहले ही पढ़ लिया है ना, वो हो जाएगा। वैसे बस हिंदी कैलीग्राफी किसने दिया था, वसंत कृष्ण वैद्य ने। ठीक है, तो इनको हम वैद्य वर्ड से लिंक करके लर्न कर लेते हैं। वैद्य मतलब अ, हिंदी में शायद बहुत इंटेलिजेंट लोगों को शायद वैद्य बोलते हैं, या तो वो जो मेडिसिन देते हैं उनको भी बोलते हैं। सो बहुत इंटेलिजेंट पर्सन कोई भी हो, है ना, तो ऐसे लर्न हो जाएगा कि बहुत इंटेलिजेंट थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में कैलीग्राफी करी थी। ठीक है, जो भी मेडिसिन देता है दैट पर्सन इज जनरली वेरी इंटेलिजेंट, तो वैसे करके लिंक कर लो वैद्य और कैलीग्राफी। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, दैट इज वाई ही रोट कैलीग्राफी इन, मतलब हिंदी कैलीग्राफी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिर वुमेन पार्टिसिपेशन का देख लेते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इनिशियली देवर 15 वुमेन विच वर लेटर इंक्रीज बाय 2। ठीक है, तो इनिशियली देवर 15 वुमेन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और बाद में 17 हो गए थे। ठीक है, और फिर वुमेन सिग्नेटरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कितने थे, देवर 11 वुमेन हु हैड साइंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इनका नंबर हम लोग पहले लर्न कर लेते हैं। अगेन इसको आप क्रिकेट टीम से लिंक करो, क्रिकेट टीम में कितने 11 मेंबर्स होते हैं, तो उससे आप कर सकते हो कि 11 वुमेन हैड साइंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सिमिलरली आपको पता होगा कि जो क्रिकेट टीम होते हैं यूजुअली दे हैव सर्टन एक्स्ट्राज ऑल्सो, तो जनरली 4 एक्स्ट्राज रखते हैं, तो मतलब 11+4 टोटल कितने 15 मेंबर्स होते हैं क्रिकेट टीम में। ठीक है, तो उससे यहाँ आपका 15 वुमेन लर्न हो जाएगा, और ये 2 आप ऐसे ही लर्न कर लो कि बाद में 2 और आ गए थे। ठीक है, और फिर नेम्स हम लोग देख लेते हैं। नेम आपको यू विल हैव टू रीड देम अ कपल नंबर ऑफ टाइम्स, उससे यू विल बी एबल टू रिकग्नाइज इट इन द एग्जामिनेशन इफ इट इज़ आस्क्ड। ठीक है, तो इसको 2-3 बार ऐसे पढ़ सकते हैं। फर्स्ट नाम क्या था, जो सिग्नेटरी थी लेडी, उनका था जी दुर्गाबाई। तो दुर्गा से वैसे भी लेडी लिंक करते हैं हम लोग, है ना, तो जी दुर्गाबाई। फिर अम्मू स्वामीनाथन, अम्मू से भी लिंक करते हैं लेडीज़ को। फिर अमृत कौर। ठीक है, देन है दक्षयानी वेला वेलायुधन, दक्षयानी दक्षिण दिशा से ऐसे लिंक कर लो आप लोग, है ना। देन है हंसा मेहता, हंसा मेहता इज़ वेरी फेमस। देन रेणुका रे, फिर सुचेता कृपलानी इज़ अगेन वेरी फेमस। ठीक है, फिर पूर्णिमा बैनर्जी, फिर थे बेगम कुदसिया एजाज रसूल। ठीक है,
और फिर है कमला चौधरी और एनी मास्करीन। ठीक है, तो आप एक चीज़ देखेंगे कि सारे रिलीजन्स के जो मेजर रिलीजन्स हैं उनकी लेडीज़ के नाम है यहाँ पे। जैसे अमृत कौर सिख लेडी हो गई, बाकी ये अम्मू स्वामीनाथन, जी दुर्गाबाई, सारे हिंदू लेडीज़ हैं, है ना। मतलब नाम से लग रहा है। हंसा मेहता शायद पारसी होंगे ऐसा लग रहा है, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर। मीन्स सुचेता कृपलानी शायद सिंधी हो सकता है, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट ऐसे ही आप देख लो, नी कहीं पे भी दिया होता है तो सिंधी सरनेम होते हैं नी वाले, है ना। फिर है बेगम कुदसिया एजाज रसूल, तो ये मुस्लिम लेडी हो सकते हैं। फिर एनी मास्करीन, ये क्रिश्चियन लेडी होंगे शायद ना। तो आपको पता चल रहा है सारे सारे रिलीजन्स की लेडीज़ को दे वर इंक्लूडेड इन द साइनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये बस मैंने लर्न करने के लिए बताया आपको। बी familiar with these names। ठीक है, जस्ट रीड them a couple of मतलब a couple of times you should read these, so that अगर कोई क्वेश्चन आ गया, बाई चांस कुछ आ गया, you will be able to recognize the name in the options। ठीक है, तो 2-3 बार अगर पढ़ा हुआ है अगर, है ना, तो ऐसे याद आ जाता है वहाँ जाके। ठीक है, वैसे रिकॉल मेमोरी में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप इसको ऐसे लर्न करें कि कौन कौन 11 नाम है, वैसे लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस यू शुड बी एबल टू रिकग्नाइज इट इन केस इट इज़ आस्क्ड। ठीक है, अगर रिकॉल वाले में डाल दें इसको तो फिर एंडलेस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। वेरियस कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सबसे पहले we divide these into two types. First of all, we have the major committees and then we will be having the minor committees. So first of all, we look at the major committees, the ones which were chaired by Jawaharlal Nehru. So Jawaharlal Nehru chaired three major committees. So the first one was Union Powers Committee, then we had the Union Constitution Committee, एंड द थर्ड वन वॉज स्टेट्स कमिटी। ठीक है, इसको लर्न करने के लिए आप 3 यूज़ करके लर्न कर लीजिए। एक तो यूनियन पावर्स है, एक है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन और एक है ऐसे ही, बस ये वाला मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया है, यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब वैसे तो स्टेट्स कमिटी है, बट जस्ट इन ऑर्डर टू फिट दिस निमोनिक, यूनाइटेड स्टेट्स कमिटी। ठीक है, तो एक तो पावर के बारे में था, एक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एंड एक स्टेट्स कमिटी। उसके बाद में ही ऑल्सो चेयर्ड द एक्सपर्ट कमिटी ऑफ द कांग्रेस विच वॉज फॉर्म्ड ऑन जुलाई 8, 1946। ठीक है, तो इसको आपको लर्न करने में ईजी रहेगा। देखो, कांग्रेस की जो एक्सपर्ट कमेटी है, तो कांग्रेस की सबसे प्रोमिनेंट फिगर कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अभी का भी अगर आप सोचेंगे तो देर आर repeated references made to him even now. So expert committee of the Congress was chaired by Jawaharlal Nehru. ठीक है, एंड कब बनाई गई थी? फर्स्ट ऑफ ऑल, द पर्पस ऑफ दिस कमिटी वॉज टू प्रिपेयर मटीरियल फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट primarily prepared material for the constituent assembly and it was the chairman was Jawaharlal Nehru। और कब फॉर्म किया था? जुलाई 8, 1946। एंड वील कंपेयर दैट टू द वो वाला डेट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। ठीक है, तो जुलाई से लेके जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 मंथ्स के लिए the expert committee of the Congress was formed to prepare material for the Constituent Assembly। तो ये डेट कैसे लर्न करेंगे हम लोग? जुलाई 8, 1946, तो हो जाएगा 7th मंथ है ना, तो 8th 7th मंथ 8th जो है डेट और 1946। ठीक है, तो ये ऐसे 6 फिर 7 फिर 8 है ना, 1946 फिर 7th मंथ फिर 8, वैसे करके लर्न हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है members of the Union Powers Committee, the expert committee of the Congress for preparing material for the Constituent Assembly। इसके members कौन कौन थे ये देख लेते हैं हम लोग। First of all we have Mohammad Asif Ali, then we have KM Munshi,
N Gopalaswamy Iyengar, KT Shah, DR Gadgil, हुमायूं कबीर एंड के संतानम। ठीक है, तो इसके लिए एक निमोनिक बनाया था। मिस्टर खान हु वॉज अ नेबर नॉक्ड द डोर हाउ काइंड। ठीक है, बस यही है निमोनिक। मिस्टर खान का एम से आ जाएगा एम आसिफ अली, खान के से के एम मुंशी। नेबर, मिस्टर खान हु इज द नेबर, नेबर से एन गोपाला स्वामी अयंगर। देन नॉक्ड द डोर, तो नॉक के किससे करेंगे हम कनेक्ट, केटी शाह। ठीक है, एंड डोर डी आर गाडगिल। देन वी हैव हाउ काइंड का एच रहेगा हुमायूं, एंड के काइंड का के विल कनेक्ट टू के संतानम। ठीक है, so try to remember this mnemonic. Mr. Khan neighbor knocked the door, how kind. ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ही primarily chaired two major committees. So the first one was rules of procedure committee and the second one was the steering committee. ठीक है, तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी हैज द सेम, देखो आरपी, और राजेंद्र प्रसाद वाज आल्सो आरपी. ठीक है, सो बोथ ऑफ देम हैव द सेम इनिशियल्स, सो दैट विल बी इजी टू रिमेंबर. ठीक है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर में आर और पी होता है. सिमिलरली राजेंद्र प्रसाद में भी देयर इज एन आर एंड अ पी, so you can easily connect and remember this. Then steering committee, since Dr. Rajendra Prasad was the president of the Constituent Assembly and he was also the first president of India. So ऐसे आप इमेजिन करिए कि जो स्टीयरिंग व्हील होता है किसी भी गाड़ी का, it is handed over to the most important person, so it is handed over to the president. ठीक है, so he also chaired the steering committee. ठीक है, तो स्टीयरिंग व्हील के पीछे सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन दैट इज प्रेसिडेंट, वैसे लर्न कर सकते हैं उसको. नेक्स्ट है सरदार पटेल. सो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ही चेयर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल ही चेयर्ड द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी. ठीक है, देन सेकेंड ही ऑल्सो, जो सेकेंड मेजर कमिटी है उसके 5 सब कमिटीज़ भी हैं. ठीक है, तो उन्होंने, एक तो मेजर कमेटी थी ये प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी. सेकेंडली ही चेयर्ड द एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज. ठीक है, तो ये सब एक ही कमेटी का नाम है विच फर्दर हैड 5 सब कमिटीज़. ठीक है, सो इसको हम लोग लर्न कैसे करेंगे. सरदार पटेल का पी देख लेते हैं. सो पटेल प्रोटेक्ट्स प्रोविंसेस एंड पीपल. ठीक है, तो पी हो जाएगा. पटेल, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रोटेक्ट्स प्रोविंसेस एज वेल एज पीपल. तो प्रोविंशियल हो जाएगा, है ना, प्रोविंसेस से, एंड पीपल से क्या हो जाएगा, ये एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल्स, इन सारों को वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं. एक्सक्लूडेड एरियाज में भी कौन लोग रहते हैं, यूजुअली ट्राइबल एरिया पीपल, है ना, तो वैसे लिंक कर सकते हैं. पटेल प्रोटेक्ट्स प्रोविंसेस एंड पीपल. नेक्स्ट वी लुक एट द 5 सब कमिटीज which had formed a part of this major committee. So first of all we had the fundamental rights subcommittee which was chaired by JB Kriplani. तो ठीक है, JB कृपलानी फंडामेंटल राइट्स कमेटी को हेड कर रहे थे, और इन्हें हम लर्न कैसे करेंगे, कृपलानी, है ना, कृपलानी को यू कैन लिंक इट विद द वर्ड क्रिपल्ड. तो अगर हमारे कंट्री में फंडामेंटल राइट्स नहीं है देन एवरीथिंग विद द इंटायर फंक्शनिंग विल गेट क्रिपल्ड. ठीक है, तो वैसे करके यू कैन लर्न दिस यूजिंग दिस मेमोरी कनेक्शन कि JB Kriplani was the head of this subcommittee. Then the second one was minorities subcommittee which was headed by HC Mukherjee. So यहाँ का जो M है that is, ये दोनों M है तो वैसे आप लिंक कर लीजिए. The minorities subcommittee was headed by HC Mukherjee. ठीक है, if you read it, revise this topic a couple of times,
यू विल बी एबल टू रिमेंबर दिस प्रॉपरली. ठीक है. तो माइनॉरिटीज़ में H.C. मुखर्जी. नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी. सो वेट अ सेकेंड, यहाँ कुछ प्रॉब्लम है. हाँ, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस. ठीक है. सो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम सब कमेटी वॉज हेडेड बाय गोपीनाथ बारदोलोई. ठीक है. सो आप बस इनका सरनेम में देखिए. बारदोलोई इज अ कॉमन सरनेम इन असम. असम एंड वही ईस्टर्न पार्ट है ना, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, वहाँ पे ऐसे लोई ऐसे वाले सरनेम्स होते हैं. ठीक है. सो दिस विल बी इजी टू रिमेंबर. नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम. नेक्स्ट है एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी विच वॉज हेडेड बाय A.V. ठक्कर. एक्सक्लूडेड एरियाज के अराउंड था इस सब कमेटी का नाम, है ना. सो एक्सक्लूडेड एरियाज कौन से हैं? वही जो भी ट्राइबल एरियाज वो भी हो सकते हैं. ठीक है. विच आर लेस इनहैबिटेड. ठीक है. एंड कौन? A.V. ठक्कर वॉज द पर्सन हु वॉज हेडिंग इट. तो इनको आप थक कर मतलब एक्सक्लूडेड एरियाज़ को थक कर उनको भी फिर इंक्लूड किया, ऐसे करके कुछ लर्न कर सकते हैं कि बहुत सारे एरियाज़ को तो इंक्लूड किया हुआ था बट फिर थक कर इवन एक्सक्लूडेड एरियाज़ वर फोकस्ड अपॉन. ठीक है. सो दैट इज़ वन memory connection which you can use here. So this was headed by A.V. Thakkar. Last subcommittee was Northwest Frontier Tribal Areas Subcommittee. ठीक है. तो ये नॉर्थ ईस्ट वाला पहले हो गया. नेक्स्ट वी हैव द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया सब कमिटी. ठीक है. सो दैट इज ऑल. दीज आर दी 5 सब कमिटीज ऑफ दिस मेजर कमिटी. ठीक है. नेक्स्ट वी लुक एट Dr. B.R. Ambedkar and the committees which he was heading, the major committees which he was heading. So drafting committee के chairman थे. I do not think that anyone would not be knowing this. ठीक है. This is a very famous fact that he had headed the drafting committee of the Constituent Assembly. Members of the drafting committee देख लेते हैं. That is a very important question. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे. अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे. डॉक्टर K.M. मुंशी थे. N. गोपाला स्वामी अयंगर भी थे. Then we had Muhammad Sadullah. Then M. Madhav Rao. So M. Madhav Rao had replaced B.L. Mittar, who had resigned due to ill health. Then we also had T.T. Krishnamachari, who had replaced D.P. Khaitan, who had died in 1948. ठीक है. और ये बाद की चीज़ें भी देख लेते हैं. ड्राफ्टिंग प्रोसेस था. It was the first draft was published in February 1948. The second draft was published in October 1948. ठीक है. Then total meetings कितने हुई थी ड्राफ्टिंग कमेटी की? 141 डेज के लिए. और कंप्लीशन टाइम क्या था? लेस दैन 6 months. ठीक है. तो नवंबर 1949 में अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन. एंड एन ईयर एंड 1 month बिफोर दैट ओनली सेकेंड ड्राफ्ट भी पब्लिश हो चुका था. मतलब कि 1 साल से भी ज़्यादा पहले से इट वॉज ऑलमोस्ट रेडी. ठीक है. तो 1948 के फेब्रवरी में ही उसका फर्स्ट ड्राफ्ट वॉज पब्लिश्ड. देन द सेकेंड ड्राफ्ट वॉज पब्लिश इन October of 1948. यू कैन लर्न दिस बाय रेफरिंग टू द वो final adoption date. Final adoption of the constitution was in November, 26 November 1949. ठीक है. So 1 month before, I'm sorry, 1 year 1 month before that. 1 year 1 month. ठीक है. So now I'll try to help you remember
the members of the drafting committee which may form a very important question. ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ये देख लेते हैं, एक निमोनिक देख लेते हैं. अंबेडकर एंड कृष्ण मेट मोर एसोसिएट्स 2 टाइम्स. ठीक है, ये बस एक लर्निंग एड है. अंबेडकर एंड कृष्ण मेट मोर एसोसिएट्स 2 टाइम्स. ठीक है, ये आपको यू हैव टू लर्न दिस सेंटेंस. सो इसको हम लोग देखते हैं. अंबेडकर से वील हैव द चेयरपर्सन बी आर अम्बेडकर. देन ए अम्बेडकर एंड के ए से अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर लर्न कर सकते हैं. देन कृष्ण, अम्बेडकर एंड कृष्ण से आप के एम मुंशी लर्न कर सकते हैं. ठीक है, के है ना. देन वी हैव मेट मोर है ना, तो 2 बार एम आया है, तो मोहम्मद सादुल्ला हो जाएंगे और एक हो जाएंगे एम माधव राव. ठीक है, उसके बाद में एसोसिएट्स 2 टाइम्स, तो एसोसिएट से अयंगर एन गोपाला स्वामी अयंगर के अयंगर हो जाएंगे और 2 टाइम्स से टी कृष्णामाचारी. ठीक है, Ambedkar and Krishan met more associates 2 times. So try to remember this. Ambedkar and Krishan met more associates 2 times. तो इससे हो जाएंगे सारे. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, एन गोपाला स्वामी अयंगर, मोहम्मद सादुल्ला, एम माधव राव, टी कृष्णामचारी. अभी 2 जो रिप्लेस हुए थे उन लोगों का भी नाम देख लेते हैं. First of all, B.L. Mittal was replaced by M. Madhav Rao. तो B.L. Mittal had resigned due to ill health. तो इनको लर्न कैसे करेंगे? B.L. मित्तर के फ्रेंड कौन थे? M. माधव राव. मित्र पता होगा ना आपको, मित्र मतलब फ्रेंड. तो B.L. मित्तर के मित्र कौन थे? M. माधव राव who replaced him. ठीक है, and then we have D.P. खैतान. He had unfortunately died during the process. That is why he was replaced by T कृष्णामचारी. तो D.P. खैतान, D से D died. ठीक है, वैसे कर सकते हैं. नेक्स्ट, दीज आर द लर्निंग एड्स अलग से दिए हुए हैं यहाँ पे. अभी जो हमने पढ़ा वही है ये. अम्बेडकर एंड कृष्ण मेट मोर एसोसिएट्स 2 टाइम्स. तो वही अम्बेडकर से बी आर अम्बेडकर, एंड से हम अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर कर लेंगे. फिर कृष्ण से के एम मुंशी. मेट मोर डबल एम है, तो मोहम्मद सादुल्ला एंड एम माधव राव. ठीक है, एसोसिएट्स से एन गोपाला स्वामी अयंगर हो जाएगा, एंड टी से टी कृष्णामचारी. ठीक है, एंड 2 लोग जिनको रिप्लेस किया था देवर B.L. मित्तर, जिनके मित्र फ्रेंड थे एम माधव राव, एंड D.P. खैतान हु हैड डाइड एंड ही वाज रिप्लेस्ड बाय टी कृष्णामाचारी. ठीक है, नेक्स्ट वी लुक एट द माइनर कमिटीज. ठीक है, सो वी हैव डन द मेजर कमिटीज, important ones. Now we will be looking at the minor committees. So first of all, we had Dr. Rajendra Prasad, who was heading the Finance and Staff Committee and also the National Flag Committee. Okay, then we had Alladi Krishna Swami Iyer, who was heading the Credentials Committee. Then B. Patabi Sitaramaiya, he was heading the House Committee. Please pardon the noises, the background noise. It is my doggy he's chasing a bee which has entered my room. That is why you're hearing the background noises. Please pardon that. Next क्या है? B. Patabi Sitaramaiya, who was heading the House Committee and the Chief Commissioner's Provinces Committee. Then we had Nalini Ranjan Sarkar, फाइनेंशियल प्रोविजंस कमेटी. ठीक है, ये जो सारे कमिटीज़ हैं माइनर कमिटीज़, आई हैव मेड these memory connections. I have used Claude AI to make certain memory connections for the same. So we'll do these properly नीचे है ना. I'm just reading them right now. जैसे जवाहरलाल नेहरू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, एस के दर
Linguistic Provisions Committee, and he was a non-member also. Then Usha Nath Sen, Press Gallery Committee, S. Varadacharya, Citizenship Committee and Supreme Court Committee, K.M. Munshi, Order of Business, and G.V. Mavlankar, Functions of Constituent Assembly Committee. Now we'll try to learn all of these. ठीक है, सबसे पहले we look at Dr. Rajendra Prasad and उनके जो minor committees which were chaired by him. So, Dr. Rajendra Prasad was a member of the Constituent Assembly. ठीक है, देखो इसमें क्या है, there were certain non-members also who were chairing these committees, so that is important here. So there are three of them here. First of all, we had Nalini Ranjan Sarkar, who was a non-member. Then we had S.K. Dar, and the third one was S. Varadacharya. Chari, alright. Now, first of all, Dr. Rajendra Prasad, he was heading the Finance and Staff Committee and also the National Flag Committee. Finance and Staff और National Flag. तो इनके लिए निमोनिक क्या रहेगा, राजेंद्र पेस फॉर द फ्लैग. देखिए राजेंद्र प्रसाद, ही रेजेस फंड्स. ठीक है, आर से आर हो जाएगा, ही रेज्ड फंड्स फाइनेंस एंड ही ऑल्सो चोज द नेशनल फ्लैग. ठीक है, सो इमेजिन इंडियाज फर्स्ट प्रेसिडेंट होल्डिंग अ ट्राई कलर वाइल काउंटिंग रुपीज. तो ऐसे करके यू कैन लर्न दिस. ठीक है, सो आई हैव यूज्ड I have used Claude AI to come up with these because बहुत सारा हो गया था तो अब मेरे से बन नहीं रहे थे memory connections. That is why I used AI to come up with these. ठीक है, सो ये वाला ऐसे हो जाएगा फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी और नेशनल फ्लैग कमेटी. तो आप वो इमेजिन करिए कि राजेंद्र प्रसाद खड़े हैं beneath the tricolor and he is also counting currency notes. ठीक है, वैसे हो जाएगा फाइनेंस एंड स्टाफ और नेशनल फ्लैग कमिटी. देन वी हैड अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हु वाज आल्सो अ मेंबर एंड ही हैड हेडेड द क्रेडेंशियल्स कमिटी. ठीक है, तो इसको लर्न करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, एज्यूम दैट देयर सम पर्सन नहीं, जो गेट पे खड़े रहते हैं ना, ऐसे कोई गेट कीपर है नेम्ड अल्लादी. ठीक है, अल्लादी मतलब एडमिशन चेक कर रहा है कि कोई गेट से अंदर आने की कोशिश कर रहा है किसी कॉलोनी में, देन दे विल चेक योर क्रेडेंशियल्स. ठीक है, तो वैसे करके लर्न कर सकते हैं कि अल्लादी से एडमिशन चेक. पिक्चर अ स्ट्रिक्ट गेट कीपर नेम्ड अल्लादी आस्किंग यू टू शो योर क्रेडेंशियल्स इफ़ यू वांट एंट्री इनटू अ सम असेंबली और कॉलोनी. ठीक है, वैसे करके लर्न कर सकते हैं. देन वी हैड बी पताबी सीतारमैया. अगेन ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर and he had headed the House Committee and also the Chief Commissioners Provinces Committee. ठीक है, तो इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग, देखो पताबी से प्रेमिसेस मैनेजर लर्न कर सकते हैं. सो ही मैनेजेस द हाउसेस और प्रेमिसेस. ठीक है, एंड ऑल्सो द प्रोविंसेस. ठीक है, तो पी Patabi Sitaramaiya managed the provinces as well as the premises. Premises मतलब हाउस के किसी घर के premises को भी मैनेज करते थे वो, एंड ऑल्सो प्रोविंसेस. तो प्रोविंसेस से आ जाएगा चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस कमिटी. ठीक है, नेक्स्ट है नालिनी रंजन सरकार. सो दिस इज इम्पोर्टेंट सिंस शी वॉज नॉट अ मेंबर. ठीक है, तो नालिनी Ranjan Sarkar was not a member but still was handling the new finance. मतलब फाइनेंस हैंडल कर रहे थे even though they were not a part of the constituent assembly. ठीक है, तो this in itself is a very surprising thing कि वो फाइनेंशियल प्रोविजंस कमेटी हेड कर रहे थे whereas they were not a member of the constituent assembly. ठीक है, तो ऐसे लर्न कर सकते हैं. नालिनी रंजन, एन और आर से नोट और रुपीज़, न्यू रुपीज़ या नोट, करेंसी नोट वाला नोट और रुपीज़ है ना, उससे लिंक हो जाएगा. तो उससे आप फाइनेंस को लिंक कर सकते हैं. ठीक है, और इनके नाम में सरकार भी है. तो सरकार मेन काम क्या होता है गवर्नमेंट का, फाइनेंसेस को मैनेज करना. ठीक है, सो गवर्नमेंट्स फाइनेंशियल प्रोविजंस, तो वही है फाइनेंशियल प्रोविजंस कमेटी में थे वो.
नेक्स्ट है एसके डर. SK Dar committee again he was a non-member and he was heading the Linguistic Provinces Commission. So को लर्न कैसे करेंगे? SK Dar. तो ठीक है, इसमें जो दर है उसको हम डायलेक्ट से लिंक कर सकते हैं, है ना. डायलेक्ट क्या होता है? कोई भी लैंग्वेज का थोड़ा सा डिफरेंट करके देर आर डिफरेंट लैंग्वेजेस फ्रॉम अ सिंगल मेन लैंग्वेज, डिफरेंट डायलेक्ट्स फ्रॉम अ सिंगल मेन लैंग्वेज. ठीक है, तो डायलेक्ट इज बेसिकली अ सब टाइप ऑफ लैंग्वेज इट्स ओनली, है ना. तो वही एस के डर से आप डायलेक्ट को लिंक कर लीजिए, उससे यू विल बी एबल टू रिमेंबर लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन. ठीक है. देन वी हैड जवाहरलाल नेहरू वाज हेडिंग द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी. ठीक है, तो सिंस ही वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर सो ही वॉज मेड टू हेड द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी. मेक श्योर दैट यू डू नॉट confuse this with the drafting committee. Drafting committee is a major committee which was headed by B.R. अम्बेडकर. ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है इधर. ठीक है, एंड बस वो ये याद हो जाएगा कि सिंस this is important, draft constitution is an important matter, that is why Jawaharlal Nehru was heading it. Then we had Usha Nath Sen was a member and she was heading the press gallery committee. तो प्रेस गैलरी कमेटी को लर्न करने के लिए कैसे करेंगे? उषा का मीनिंग क्या होता है? डॉन. ठीक है, संस्कृत या हिंदी वर्ड है उषा, मतलब अर्ली मॉर्निंग को हम लोग डॉन बोलते हैं और उसी को उषा भी बोलते हैं, अर्ली मॉर्निंग. तो आप सोचिए कि अर्ली मॉर्निंग की कहीं पे पिक्चर या पेंटिंग लगी हुई है, ऐसे अर्ली मॉर्निंग की किसी गैलरी में पेंटिंग लगी हुई है ना. गैलरी में क्या होता है? पेंटिंग वगैरह लगाते हैं, है ना. वैसे करके लर्न कर सकते हैं. आर्ट गैलरी होती है ना, आर्ट गैलरीज वगैरह, ऐसे कुछ भी लिंक बना के कर सकते हैं. प्रेस गैलरी में उषा जी का वो लगा है, मतलब डॉन का, जो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग का कोई सीनरी की फ़ोटो लगी है, वैसे करके लर्न कर लो. ठीक है. देन नेक्स्ट है नॉन मेंबर कौन थे? एस वराडाचारी. सो दे वर अ नॉन मेंबर एंड ही हैड हेडेड द सिटीजनशिप कमिटी एंड सुप्रीम कोर्ट कमिटी. ठीक है, तो वरा से वेरी लिंक कर सकते हैं हम लोग, वेरी इंपॉर्टेंट वंस. He was heading very important committees. One was that of citizens and the other one was Supreme Court. ठीक है, तो वही सिटीजन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है पूरे कंट्री के लिए. मतलब मेन पर्सन कौन है? सिटीजन है ना. इवन द प्रियम्बल सेज दैट सिटीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड secondly, Supreme Court is also very important because Supreme Court ensures कि the constitution is being enacted properly or not. ठीक है, सो जो वेरी इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं, that is the citizenship and Supreme Court committee that was being headed by S. Varadachari. Next है K.M. Munshi. Dr. K.M. Munshi was a member and he was heading the Order of Business Committee. ठीक है, तो बेसिकली मुंशी का हिंदी मीनिंग क्या होता है? सेक्रेटरी या क्लर्क. उनका काम क्या होता है? अ क्लर्क बेसिकली कीप्स एवरीथिंग इन ऑर्डर, है ना. सो डॉक्टर के एम मुंशी का भी काम क्या था? ही वॉज द अल्टीमेट मुंशी और द क्लर्क एंड हिज मेन वर्क वॉज टू इंश्योर दैट एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर. तो वैसे करके आप लर्न कर सकते हैं, है ना. कीप एवरीथिंग इन ऑर्डर, तो ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटी के हेड थे वो. देन वी हैड G.V. Mavlankar. He again was a member and he was heading the functions of Constituent Assembly Committee. ठीक है, तो मावलंकर आपको पता ही होगा. G.V. Mavlankar had later on become the first speaker of constituent assembly. तो नहीं, whenever the constituent assembly used to meet as a legislative body,
दैट इज़ व्हेन जीवी मावलंकर यूज्ड टू हेड इट, ठीक है। और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी मिलती थी, देन राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यूज्ड टू हेड इट, ठीक है। तो वो आपको याद ही होगा। एंड ही हैड आल्सो चेयर्ड द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कमिटी। तो आप मावलांकर से आप यू कैन लिंक इट टू एम से एम, मतलब मावलांकर मैनेजेस फंक्शंस। सो और वो फर्स्ट लोकसभा स्पीकर भी बन गए थे बाद में, ठीक है। सो यू कैन easily link के ही अंडरस्टूड फंक्शंस ऑफ वेरियस असेंबलीज, ठीक है। तो मावलांकर के एम से मैनेजेस असेंबली या मैनेजेस द फंक्शंस ऑफ द असेंबली, ठीक है। वैसे लिंक करके ये लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनैक्टमेंट एंड एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इनैक्टमेंट कब हुई थी? 26 नवंबर 1949। दिस इज वेरी सिंपल, आई डोंट थिंक दैट यू विल रिक्वायर एनी लर्निंग एड फॉर दिस। देन एक सेकेंड, ठीक है। It was enacted in 26 November 1949. Now, out of the total members of the assembly, you know that 299 members थे पहले, 389 members थे, but after independence, Muslim League had gone to Pakistan, so only 299 members were left, ठीक है। हमने अभी ऊपर ही पढ़ा था, ठीक है। And out of these 299 members, only 284 were actually present on the day when the constitution was signed, ठीक है। सो अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 15 लोग एबसेंट थे जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन साइन होने वाला था ना, तब 15 मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर एबसेंट, ठीक है। तो वैसे लर्न हो जाएगा आपको, 299 माइनस 15 गिव्स अस 284, ठीक है। Now, at that time when it was enacted and adopted, the constitution contained the preamble. It contained 395 articles and 8 schedules, ठीक है। तो आप कैसे लर्न करेंगे इसको? देखिए, 8 शेड्यूल्स थे ना, तो 8 शेड्यूल्स, अभी कितने शेड्यूल्स हैं? 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। और 8th शेड्यूल क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेजेस, है ना। तो ओनली 8th शेड्यूल तक ही था, ऑफिशियल लैंग्वेजेस तक ही था। बाकी के जो 9th शेड्यूल, फिर 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ पे है, 11 12, ये सारा सब चीज़ें बाद में आई, ठीक है। अप टू 12 everything was added later on via amendments, and only till official languages, इनिशियली बस ऑफिशियल लैंग्वेजेस वाले शेड्यूल तक ही था, ठीक है। और अभी कितने हैं? 12 शेड्यूल हैं, ठीक है। और इसको 395 आर्टिकल्स थे, तो इसको कैसे लर्न करेंगे हम लोग? 395, तो इसका 95 को अगर ऐड करेंगे तो वी गेट, कुछ भी लिखा है यहाँ पे मैंने, दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। 14 होगा ये, तो इसको वैसे ही लर्न कर लो। दिस, आई डू नॉट थिंक दैट यू रिक्वायर एनी लर्निंग एड फॉर दिस। देखो 400 माइनस 5 कर लो, 395 itself you can learn this as it is, कि 395 articles थे and there were 8 schedules as well. Then the preamble was enacted after the entire constitution was already enacted to align with the philosophy of the constitution. So this is again an important statement. Preamble को पहले enact नहीं किया था, but rather जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन enact हो गया उसके बाद में the preamble was brought in. जैसे अगर हम वी लुक एट नॉर्मल बुक्स ऑल्सो, इफ़ यू आर राइटिंग अ बुक, देन जो फॉरवर्ड होता है किसी भी बुक का, जो फर्स्ट पेज पे दिया होता है ना, दैट इज़ जनरली रिटन एट द एंड, ठीक है। सिमिलरली द प्रियम्बल वॉज ऑल्सो रिटन एट द एंड, इवन दो इट इज़ द first thing which comes in the constitution, but still it has been written in the end in order to ensure कि वो पूरा जो constitution है उससे align कर रहा है कि नहीं, ठीक है। Then है enforcement. Some provisions of the constitution came into force on November 26, 1949 itself.
like the citizenship, elections, provisional parliament, temporary and transitional provision. ये सब they came into being on November 26, 1949 itself. So we'll have to learn these provisions. So I'll be in the next slide. I'll help you learn the provisions which came into being on 26 November itself. ठीक है, उसका नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं. मेजर पार्ट केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 26, 1950. दिस इज अ सिंपल स्टेटमेंट. ठीक है. देन जनवरी 26, 1930 को क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट करते थे तब, है ना. दैट इज वाई इन ऑर्डर टू ऑनर दिस डे 20 years later रिपब्लिक डे वॉज हेल्ड ऑन द सेम डेट. ठीक है. तो 20 साल बाद द रिपब्लिक डे वॉज ऑल्सो हेल्ड ऑन January 26 बिकॉज दे हैड टू ऑनर पूर्ण स्वराज डे. ठीक है. तो पूर्ण स्वराज डे कब सेलिब्रेट हुआ था? लाहौर सेशन के बाद में. लाहौर सेशन हैड टेकन प्लेस इन December 1929, है ना. एंड आफ्टर दैट पूर्ण स्वराज डे वॉज सेलिब्रेटेड. देन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विद ऑल इट्स इनैक्टमेंट्स वर रिपील्ड आफ्टर दिस. ठीक है. जैसे ही January 26, 1930 को पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हो गया ना, that day itself the Indian Independence Act of 1947 and the Government of India Act 1935, both of them were repealed. This is very very important कि इन दोनों को रिपील कर दिया था. ठीक है. they were no longer in and they were no longer enacted. ठीक है. however एक अबॉलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट था दैट कंटिन्यूड. ठीक है. प्रिवी काउंसिल्स होते थे ना, उनको उनका ज्यूरिसडिक्शन का अबॉलिशमेंट करने के लिए दैट एक्ट वाज कंटिन्यूड, बट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वर रिमूव्ड. नेक्स्ट, हाँ अभी ये लर्न कर लेते हैं. मैंने बताया था ना आपको सम ऑफ द प्रोविजंस केम इनटू बीइंग, दे वर इनैक्टेड ऑन November 26, 1949 इटसेल्फ. सो वी लर्न दोज. फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिटीजनशिप के थोड़े से आर्टिकल्स है. वैसे तो सिटीजनशिप जो है ना, आर्टिकल्स आर रेंजिंग फ्रॉम आर्टिकल 5 to article 11, but all the articles from 5 to 9 they got enacted on November 26, 1949 itself. ठीक है. यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग. देखो सबसे वही सिटीजनशिप का है आर्टिकल 5 to 9. देन वी हैव oath or affirmation by the president that is given under article 60. मतलब oath of the president है वो पहले ही enact कर लिया था. और अगर आपको याद होगा तो हमने we had read above also कि the president was elected on January 24th, 1950. ठीक है. तो 2 दिन पहले ही इलेक्ट कर लिया था, January 26 के 2 दिन पहले. ठीक है. तो 2 दिन पहले अगर करना है इलेक्ट, सो ओथ भी रेडी होनी चाहिए, है ना. तो दैट इज़ वाई ओथ फॉर द प्रेसिडेंट was the article regarding the oath of the president was enacted in on November 26, 1949 itself. ठीक है. नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. तो उनका कब था? आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑल्सो was enacted on November 26, 1949 itself. Then एक आर्टिकल 366 है, वो बेसिकली थोड़े डेफिनेशंस दिए हैं उसमें. दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, यू जस्ट शुड नो द आर्टिकल नंबर. उसके अंदर का क्या दिया है दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो the rest of the articles which were enacted
यू जस्ट नीड टू नो द जनरल नंबर ऑफ द आर्टिकल कि कौन सा नंबर आर्टिकल था, ठीक है. सो 366, देन वी हैड 367, then 379, 380, 388, 91, 92, 93, है ना. all of these they were enacted on November 26, 1949 itself, ठीक है. तो 360s में कौन सा है, 66 और 67. 70s में है 79 है, देन 80s में है 80 और 88. 90s में है 91, 92, 93, ठीक है. 3 है सबके सामने. Next, again, this is also very important. Sources of the Indian Constitution. Okay, so as you might be knowing, the Indian Constitution is known as a bag of borrowings. Bag of borrowings बोलते हैं इसको because a lot of the provisions have been inspired from constitutions of other countries या documents या acts हैं पुराने, उनसे ही inspired है, ठीक है. तो कौन सी सोर्सेज हैं उसकी, एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है जो 1935 का, दैट हैज़ बीन अ वेरी मेजर, मतलब वेरी बिग इन्फ्लुएंस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैड द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश, कनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, जर्मनी, यूएसएसआर, फ्रेंच, साउथ अफ्रीकन, as well as the Japanese constitution, which had inspired certain provisions in our constitution. ठीक है. Now we need to know the features which were inspired from each of these constitutions, ठीक है. तो ये सवाल पूछ सकते हैं कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब ऐसे पूछ सकते हैं कि कॉन्करेंट लिस्ट कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होके लिया है हमने, ठीक है. सो द आंसर विल बी ऑस्ट्रेलियन. सो इन ऑर्डर टू लर्न दिस, again, certain mnemonics have been made, so I used ChatGPT to come up with these mnemonics. So first of all, जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सारे जो फीचर्स हैं जो हमने अडॉप्ट करे हैं उसको लर्न करने के लिए यू कैन यूज दिस mnemonic. ब्रिटिश पीएम रूल्स सिंगल कैबिनेट विद बिग पावर्स. ब्रिटिश पीएम रूल्स, एक सेकेंड, ब्रिटिश पीएम रूल्स सिंगल कैबिनेट विद बिग पावर्स, ठीक है. तो स्कूल ब्रिटिश तो वैसे ही लर्न हो जाएगा. देन पीएम के लिए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट से लिंक कर सकते हैं, रूल्स से रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट से कैबिनेट सिस्टम, बी विद से आ जाएगा प्रेरोगेटिव रिट्स, बिग से आ जाएगा बाइकैमरलिज्म, एंड पी से आ जाएगा पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ठीक है. तो ये सारे हो गए. देन वी लुक एट यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन. उसके लिए यू कैन लर्न दिस. देखो क्या क्या आएगा. यूएसए गिव्स फ्रीडम, राइट्स, जजेस इंडिपेंडेंटली रिव्यू द वाइस प्रेसिडेंट. सो क्या क्या फीचर्स हैं, बेसिकली वी हैव फंडामेंटल राइट्स वहाँ से लिए हैं. द कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन. जुडिशियल रिव्यू का जो प्रिंसिपल है वो, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का भी है, देन रिमूवल ऑफ जजेस का, और वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है. तो ये अगर लाइन लर्न करेंगे सो यू विल बी इजीली बी एबल टू रिकॉल दीज, इवन दो इसका कोई जो सामने वाले लेटर्स हैं वो मैच नहीं हो रहे हैं, बट इफ़ यू जस्ट नो दिस लाइन यू विल बी एबल टू कम अप विद दिस ऑल्सो. यूएसए गिव्स फ्रीडम, राइट्स या फंडामेंटल राइट्स, जजेस इंडिपेंडेंटली, द जजेस इंडिपेंडेंटली रिव्यू द वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है. नेक्स्ट वी लुक एट द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड. तो आयरलैंड के लिए निमोनिक कैन बी ड्रीम, ठीक है. तो ड्रीम के से क्या क्या आएगा, एक तो डीपीएसपीज लिए थे हमने उनसे. देन द सिस्टम फॉर नॉमिनेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, यहाँ पे दिया है आयरिश में, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा. तो आपको पता होगा कि सर्टन सीट्स, आई थिंक देर आर 12, है ना, 12 होते हैं ना नॉमिनेटेड मेंबर्स की सीट्स, ठीक है. तो वो यहाँ से लिया है, आयरिश से लिया है. देन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हैज़ ऑल्सो बीन टेकन फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. सो ड्रीम हो गया.
इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का जो मेथड है, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और एएम का कुछ भी नहीं है, इट इज़ जस्ट इंक्लूडेड इन ऑर्डर टू मेक द निमोनिक, है ना। तो ड्रीम DRE से हो जाएगा। नेक्स्ट वी लुक एट द कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके लिए आप निमोनिक लर्न कर लो रैग। तो रैग क्या रहेगा, आर से रहेगा रेसिडुअरी पावर्स रेस्ट विद द सेंटर। ये वाला प्रोविजन है, वो प्रोविजन है, वी हैव टेकन दिस फ्रॉम द कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन एडवाइजरी jurisdiction ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अगेन कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द सेंटर, ये भी कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से हमने लिया है, इसके लिए CJF लर्न कर सकते हैं। तो सी से आ जाएगा कॉन्करेंट लिस्ट, देन वी हैव जॉइंट सिटिंग, और थर्ड क्या है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट, जॉइंट सिटिंग और फ्रीडम ऑफ ट्रेड। देन है जर्मनी। जर्मनी का क्या क्या रहेगा, वीमार कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ पे, उनके लिए निमोनिक है इमरजेंसी। देखो वहाँ से प्राइमरीली हमने ये फीचर लिया है, एक फीचर लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये हमने लिया था जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो इसको बस लर्न करना बहुत ईजी है, इमरजेंसी। अगर जर्मनी को हम थोड़ा सा, इफ़ वी रीअरेंज द लेटर्स, तो जर से क्या बन जाएगा, इमरजेंसी। जर्म से इमरजेंसी टाइप बना सकते हैं, है ना, ऐसे करके कुछ बना सकते हैं। तो जर्म से पता चल गया आपको इमरजेंसी। देन वीमार कॉन्स्टिट्यूशन कब था, हिटलर के टाइम पे था ये। तो हिटलर वॉज एज इट इज़ नोन फॉर नॉट रिस्पेक्टिंग द ह्यूमन राइट्स, है ना, उन्होंने पूरा वो हॉलोकास्ट वगैरह उन्हीं के अंडर हुआ था। तो देयरफॉर फंडामेंटल राइट्स आर आल्सो सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, एंड दिस हैज़ बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम वीमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। ठीक है, कि फंडामेंटल राइट्स को ध्यान नहीं देंगे, ये वहीं से इंस्पायर हुआ है। देन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का तो कर लिया हमने। हाँ, जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके लिए क्या आएगा, वी हैड बीन इंस्पायर, मतलब ये वाला जो फीचर है ना, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसको कैसे लर्न करेंगे, सी जापानीज इज जापान इज नोन फॉर मेटिकुलस प्रोसीजर, है ना। आपने देखा होगा कि दे आर वेरी सिस्टमैटिक, पूरा बुलेट ट्रेन्स वगैरह और काइजन सिस्टम देखा होगा ना, आपने सुना भी होगा कि जापानीज पीपल आर वेरी सिस्टमैटिक। ठीक है, तो उससे आप लर्न कर सकते हैं कि पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हैं वो लोग, है ना। दे फॉलो द प्रोसीजर, सो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ वाज टेकन फ्रॉम द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है USSR। USSR मतलब अर्स्टवाइल रशिया। तो इनसे क्या क्या लिया है हमने, एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ इनसे लिया था, और द कंसेप्ट ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस विच हैज़ बीन मेंशन्ड इन द प्रियम्बल, इवन दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम USSR। ठीक है, तो USSR, USSR एक बेसिकली कम्युनिस्ट रिजीम था, कम्युनिस्ट तो नहीं बोलना चाहिए, इट देयर वाज सोशलिस्ट कंट्री था ये। ठीक है, तो सोशलिज्म के फीचर्स, मेन फीचर्स यही होते हैं, एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ वगैरह फॉलो करते हैं वो लोग, मतलब नहीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं, मतलब ड्यूटी और जस्टिस आर द फीचर्स ऑफ सोशलिज्म। ठीक है, अगर आपने कार्ल मार्क्स वगैरह के बारे में थोड़ा भी पढ़ा होगा, देन यू माइट बी नोइंग कि द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, कि एवरी पर्सन इज इक्वल, वो सब कहाँ पे, सोशलिज्म में होता है। वेरएज कैपिटलिज्म में हायरार्की और मतलब रिच पुअर डिफरेंट क्लासेस, ये सब कैपिटलिज्म के फीचर्स हैं। सोशलिज्म के फीचर्स क्या है, जस्टिस, इक्विटी, ये सब। ड्यूटी भी उसी में आ जाता है। ठीक है, तो उससे आप यू कैन लिंक दिस एंड रिमेंबर कि fundamental duties and the concept of socio-economic political justice have been taken from USSR.
देन वी लुक एट फ्रांस। फ्रांस का अगेन इट इज़ वेरी सिंपल। ये इसके लिए तो निमोनिक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इफ़ यू हैव रेड वर्ल्ड हिस्ट्री, सो यू माइट बी नोइंग कि उन लोगों का स्लोगन ही क्या था, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे, है ना। एंड उन्होंने रिपब्लिक भी इस्टेब्लिश करी थी वहाँ पे, ठीक है। तो रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। देन लास्ट वन इज साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए निमोनिक यूज़ कर लो आर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द अमेंडमेंट प्रोसीजर वाज टेकन फ्रॉम साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंडली, जो राज्यसभा का इलेक्शन होता है, दैट वाज द मेथड फॉर इलेक्शन वाज आल्सो टेकन फ्रॉम साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। डू नॉट कंफ्यूज दिस विद आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें द सिस्टम फॉर नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा वाज गिवन, ठीक है। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनके लिए जो प्रोसीजर है दैट इज़ टेकन फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, वेर एज जो इलेक्टेड मेंबर्स है राज्यसभा के, उसका जो भी प्रोसीजर है दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। So that is all for this video. Thank you. Kindly like, share and subscribe to my channel if you found this video helpful. You can also follow my Telegram channel for any updates. Thank you.